मैं प्रवीण अहलावत हूं। आप सबकी खबर टीवी देख रहे हैं। इतना तो पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है कि आदमपुर उपचुनाव का परिणाम आ चुका है, जिसमें भाजपा से भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं, वो चुनाव जीत गए और मुख्य मुकाबला वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही रहा और कांग्रेस से जो जेपी थे वो हार चुके हैं। इतना तो अब तक सभी जानते हैं, लेकिन अब दोनों ही पार्टियां दावा कर रही हैं कि भाजपा लगातार कह रही है कि कांग्रेस की करारी हार है, जबकि कांग्रेस कह रही है कि हमने अच्छी खासी वोट ली है। लेकिन इसी बीच एक पेच ये फंसा हुआ है कि आदमपुर उपचुनाव का 2024 के जो मुख्य असेंबली चुनाव होंगे उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी सिलसिले पर आज हमारे साथ हमारे राजनीतिक विश्लेषण हैं वीरेंद्र राठी। छात्री राजनीति का बेहद अनुभव रखते हैं, तमाम पार्टियों का है बेहद अनुभव रखते हैं और ख़ास तौर से हरियाणा प्रदेश की जो भी राजनीति है उसके जाने माने विश्लेषक है वो राठी है, वो माने जाते हैं। आज उनसे इस मुद्दे पर ही चर्चा करेंगे कि देखिए, दोनों राजनीतिक पार्टी अपने अपने दावे कर रही है, लेकिन प्रदेश की जनता जानना चाहती है आखिर इस चीज़ का परिणाम क्या होगा। भाजपा की जीत के क्या मायने हैं, कांग्रेस की हार के क्या मायने हैं, ये सभी चीज़ें हैं। और आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अब विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम है, पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद है वो शुरू करेंगे, उसकी घोषणा हो गई है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा है वो संवाद कार्यक्रम प्रत्येक विधानसभाओं में जाएंगे, उसकी घोषणा है उन्होंने कर दी है। लेकिन इसके बीच सवाल फिर से वही खड़ा होता है कि आदमपुर उपचुनाव का 2024 के जो मुख्य असेंबली चुनाव हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। राठी साहब, सर स्वागत है सबसे पहले तो आपका आपके कैमरा टीम का मैं धन्यवाद करता हूं और आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं। राठी साहब, सबसे पहला सवाल ये है, देखिए तमाम पार्टियां हैं अपने अपने दावे कर रही हैं। भाजपा जहां जीत को लेकर गदगद नज़र आ रही है, वहीं कांग्रेस कह रही है कि हमारे पास अच्छी खासी वोट है, वो आई हैं। लेकिन जो पूरा प्रदेश की जनता जानना चाहती है एक सवाल कि इस चुनाव को किस नज़रिए से देखते हैं, भाजपा की जीत के क्या मायने हैं, कांग्रेस की हार के कह लीजिए 52,000 वोटों के क्या मायने हैं, और सबसे बड़ा सवाल 2024 के मुख्य असेंबली चुनाव पर इस चुनाव का क्या प्रभाव है वो पड़ेगा। मेरा जहाँ तक अपना नज़रिया है उसमें भूपेंद्र हुड्डा ने तो अपने आप को ये साबित किया है कि मेरे अंदर अभी दम बाकी है। दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और जितने वोट परसेंट कांग्रेस के आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के आए हैं, उस आधार पर जनता ने एक फैसला, हरियाणा प्रदेश की जनता ने निर्णय ले लिया है कि अगला जो 2024 का जनरल इलेक्शन होगा वो भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस होगा। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, दबदबा किसका मानते हैं इस चुनाव के बाद है, वो रुतबा किसका बड़ा है। देखो, एक चीज़ स्पष्ट है कि आदमपुर की जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा वहाँ सरदार भजनलाल परिवार था और भजनलाल परिवार की तीसरी पीढ़ी ने वहाँ पे चुनाव लड़ा है और आज तक कोई भी इलेक्शन वो नहीं आ रहे। लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस रिलीज की है प्रदेश सतर की, उस पर उन्होंने एक ही प्रेस नोट जारी किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने भजनलाल के गढ़ को बचाया, यानी कि उन्होंने भी चौधरी भजनलाल के गढ़ उस आदमपुर सीट को माना है। लेकिन इसमें भजनलाल परिवार की अपनी वोट भी थी। भारतीय जनता पार्टी का रूलिंग में होना, शासन में होना भी इसके लिए फ़ायदेमंद रहा, इसलिए ये सीट निकल गई। लेकिन काफ़ी टफ कंपटीशन कांग्रेस पार्टी ने दिया। तो आगामी जो चुनाव है वो दोनों के लिए कांटे का चुनाव फिर से होगा। उसमें भारतीय जनता पार्टी को भी अति उत्साहित नहीं होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को भी अपना बैकफुट पे नहीं जाना चाहिए कि हम चुनाव हार गए। हालांकि अच्छी खासी वोटें उन्होंने ली हैं और सम्मानजनक स्थिति की यह हार हुई है। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह जताने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार से ऐलनाबाद में जो हर्ष कांग्रेस पार्टी का हुआ था कि ऐलनाबाद से हमने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे दी है, और जो बाकी पार्टी उभरने का जो प्रयास कर रही थी, चाहे वो आम आदमी पार्टी थी, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल था, जनता को उसके बीच से हटा करके दोनों पार्टियों के अंदर मुख्य मुकाबला बनाने में कांग्रेस पार्टी के नेता कामयाब रहे हैं। अच्छा राठी साहब, जब चुनाव जीतने के बाद कुलदीप बिश्नोई का बयान है वो आपने भी देखा होगा, उन्होंने कहा कि जयप्रकाश को हमने नहीं हराया है बल्कि हमने हराया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हराया है। जो कुलदीप बिश्नोई सीधा सीधा मुकाबला भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा का जो जिक्र करते हैं, इसके पीछे बतौर एक राजनीतिक विशेषज्ञ आप क्या सोचते हैं? जो कुलदीप बिश्नोई है अपनी लड़ाई भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको किस नज़रिए से है आप आंकते हैं? ये राजनीति का एक हिस्सा है। आप पिछली जो नरेंद्र मोदी जी की प्लान थी उसमें उत्तर प्रदेश के अंदर 2-3 पार्लियामेंट के चुनाव हुए, जिसमें गोरखपुर भी एक था जहां से आदित्यनाथ योगी जी सीएम बने थे और जो उनके मौर्या जी थे डिप्टी सीएम बने थे। दोनों उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी वहां पे हारी थी।
दूसरी विपक्ष वहाँ पे जीता था। तब तो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने ये नहीं कहा कि ये नरेंद्र मोदी जी की हार है या योगी जी की हार है। तो इस प्रकार से ये राजनीतिक खेल है। उसी प्रकार से कुलदीप बिश्नोई जी कह रहे हैं कि वो अपने आप को पैरेलल रखना चाहते हैं आज भी, कि मेरा भी राजनीति के अंदर जो कद है वो भूपेंद्र हुड्डा जी के बराबर है, मैं उससे नीचे नहीं गया हूँ। अच्छा, अब भाजपा है, कुलदीप बिश्नोई का किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहती है? क्योंकि जो ये कुलदीप बिश्नोई का भाजपा में जाना हुआ है, ये मतलब एक बेमेल कह सकते हैं। ये क्या मानते हैं आप, लंबा साथ चलेगा कुलदीप बिश्नोई का और भाजपा का? क्योंकि अब तक का जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कुलदीप बिश्नोई का है, वो ठहरते नहीं हैं कहीं भी ज़्यादा देर तक। क्या मानते हैं ये जुड़ाव कहाँ तक चलेगा? राजनीतिक साथ कोई भी राजनेता करता है तो समय की मजबूरियों में होकर के करता है, वशीभूत होकर के करता है। इसी प्रकार की मजबूरी शायद कुलदीप बिश्नोई की रही है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जाना पड़ा, जो कल तक भारतीय जनता पार्टी के समझौते में था जब उसने हजका पार्टी बनाई हुई थी और 50-50 के नारे पर 45-45 के ऊपर वो चुनाव लड़ने का वायदा किया था, जिसमें सुषमा स्वराज भी थी, राजनाथ सिंह जी भी थे। इन्होंने सोनीपत वगैरह में कोई रैली की थी, वहाँ भी घोषणा की गई थी कि 2.5 साल चीफ मिनिस्टर कुलदीप बिश्नोई जी रहेंगे। 2.5 साल भाजपा का रहा था, लेकिन जो ही पार्लियामेंट का चुनाव आया 2 सीट उन्होंने हजका को दी। एक तो उनमें हिसार की थी और दूसरी सीट जो चर्चा का विषय थी वो करनाल की थी, लेकिन करनाल भी इनसे छीन ली गई थी। इनको ऐन वक्त पर आकर के सिरसा दे दी गई थी और हजका को सिरसा में मेंबर पार्लियामेंट का प्रत्याशी नहीं मिला था और भाग दौड़ करके इन्होंने सुशील इंदौरा जी का फार्म भरवाया था। और जब चुनाव कैंपेन चला, मोदी जी भी हरियाणा में या झज्जर में भी आए थे और कई जगह गए थे, प्रदेश के बड़े नेता भी आए थे, लेकिन किसी भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ने, राष्ट्रीय नेता ने हिसार पार्लियामेंट के अंदर और सिरसा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जनसभा को संबोधित नहीं किया। और उसका कारण ये रहा कि दोनों सीटों से वहाँ से हजका हारी और बल्कि इंडियन नेशनल लोकदल के अपने एक तो ये दुष्यंत चौटाला जी हिसार से जीते, एक सिरसा से और थे सरदार जी, वो जीत करके आए। अच्छा राठी साहब, आज कांग्रेस के सामने एक स्थिति है कि कांग्रेस से निकल के नेता है वो भाजपा में जा रहे हैं। अब हिसार लोकसभा ये पूरा हो जाता है, जहां पर ये आदमपुर का भी उपचुनाव हुआ, उचाना वहां से सीट हो जाती है विधानसभा की। तो ऐसे में अब देखिए चौधरी वीरेंद्र सिंह की राजनीति वहीं से है, दुष्यंत चौटाला है, खुद की राजनीति वहीं से है, अब कुलदीप बिश्नोई है, उनकी राजनीति वहीं से है। क्या ये कल को जो आज कांग्रेस में हो रहा है, कल को ये अंतर्गल है क्या बीजेपी में मच सकती है? क्योंकि तीनों ही राजनीति में दबदबा रखते हैं, अपना रुतबा रखते हैं, तो कैसे सामंजस्य बैठेगा? और दूसरी बात यह है कि ओम प्रकाश धनखड़ ने अभी बयान दिया, उन्होंने कहा कि हमारे बैनरों में चौधरी देवीलाल भी हैं, अब चौधरी भजनलाल भी हैं अब। और किरण चौधरी का जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जगह खाली है, मतलब चौधरी बंसीलाल को भी हम जगह देने के लिए तैयार हैं। इतने उत्साहित होकर है भाजपा बयान दे रही है। सबसे बड़ा पेच जो है पार्लियामेंट के लिए हिसार की लोकसभा क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए फंसेगा, क्योंकि वहाँ पे जो विजेंद्र सिंह वर्तमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हैं, सबसे बड़ा हक उनका बनता है और सीटिंग MP। लेकिन जो कुलदीप जी को उन्होंने भाजपा में शामिल करवाया है, तो जनता के अंदर और जो मीडिया के कयास हैं वो यही हैं कि भव्य तो वहाँ से MLA बन गए आदमपुर से, कि कुलदीप जी को हिसार पार्लियामेंट से भारतीय जनता पार्टी टिकट दे। और इसके साथ में जो तीसरा ट्रायंगल फंसा हुआ है वो खुद दुष्यंत जी हैं, क्योंकि दुष्यंत जी भी हिसार से मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं। ये चुनाव भी उन्होंने वहाँ से लड़ा था पिछला भी, और 2024 का भी उनका मन है कि एक सीट तो जरूर ये गठबंधन में मांगेंगे पार्लियामेंट की, तो वो डिजर्व भी वो हिसार के लिए ही करते हैं, क्यों हिसार में उनके 3-4 MLA बैठे हैं। खुद दुष्यंत जी उचाना से बैठे हैं, हिसार पार्लियामेंट्री का हिस्सा है, नारनौल से दादा गौतम जी बैठे हैं, बरवाड़ा से बैठे हैं। तो 3-4 MLA जहाँ जिसके हैं, तो वो आदमी पार्टी डिजर्व करती है कि वो भी कहेगी कि हमारे को यहाँ से टिकट दो। जहाँ तक कुलदीप बिश्नोई का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के लिए 3 रास्ते उसके लिए खुले। पहला तो वो दावा करेंगे हिसार के ऊपर, क्या पता भारतीय जनता पार्टी उनको हिसार से दे ना दे। दूसरा ऑप्शन भारतीय जनता पार्टी उनके सामने रख सकती है करनाल का, क्योंकि चौधरी भजनलाल जी वहाँ से मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं। जहाँ तक करनाल की बात है, संजय भाटिया वहाँ पे सिटिंग MP हैं, मनोहर लाल खट्टर जी के काफ़ी नज़दीक हैं, दाएं हाथ बाएं हाथ कुछ भी मानिए काफ़ी क्लोज हैं, तो वहाँ से भी इनका लड़ना मुश्किल है। मेरा जहाँ तक अपना विचार है, भारतीय जनता पार्टी कुलदीप बिश्नोई का
यूज करना चाहेगी राजस्थान के अंदर, क्योंकि राजस्थान के अंदर मेंबर पार्लियामेंट से पहले वहाँ पे चुनाव हैं। हो सकता है इनको एमएलए का चुनाव वहाँ से लड़ा दे, हो सकता है कि एमएलए में इनसे प्रचार वहाँ धुआंधार करवाए, एमपी का चुनाव हो सकता है राजस्थान से ही लड़ा दे, क्योंकि एक तो वहाँ बिश्नोई वोट बैंक ज़्यादा है और उसको साधने के लिए, और पूरे जो हिंदुस्तान के साथ लगता है हरियाणा का प्रदेश है राजस्थान, इसके अंदर बिश्नोइयों के अंदर खुद जो है कुलदीप बिश्नोई जी का काफ़ी प्रभाव है। उस प्रभाव को यूज करने के लिए मेरा अपना विचार ये है कि हिसार पार्लियामेंट से अगर टिकट नहीं दी जाती है कुलदीप बिश्नोई जी का, तो उसको राजस्थान में प्रयोग किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। और जहाँ तक दुष्यंत जी की बात है, दुष्यंत जी हो सकता है कि किसी दूसरी मेंबर पार्लियामेंट सीट के लिए कहीं न कहीं कंप्रोमाइज़ कर लें। जहाँ तक सिरसा की बात है, मैं नहीं मानता कि सुनीता दुग्गल जी का सिरसा से टिकट कटेगा। हिसार से अगर कुलदीप बिश्नोई का कटता है तो हो सकता है दुष्यंत की पार्टी से भी कोई न कोई जज्बा से आ जाए, लेकिन जो मनमुटाव की बात है वो वीरेंद्र डूमरखा जी इस चुनाव में कहीं नज़र नहीं आई। हालांकि एमपी साहब से जो उनके बेटे से पूछा गया कि आप बताइए कि बड़े चौधरी साहब का क्या रुख है, तो उन्होंने एक ही बात कही कि बड़े चौधरी साहब का रुख में उनका प्रवक्ता नहीं है, वो बताएंगे, वो जाने। तो उन चीज़ों को देख करके लगता है। और कल जो अपने उपराष्ट्रपति जी रोहतक के अंदर आए थे, उसमें विजेंद्र सिंह जी उनके साथ थे, जो चौधरी छोटूराम के स्मृति स्थल पर जो गए थे, सीएम साहब भी साथ थे। वहाँ उपराष्ट्रपति ने चौधरी छोटूराम का जब जिक्र किया तो उन्होंने सांसद विजेंद्र का भी नाम लेकर के उसको थोड़ा सा थापी लगाने का कहते हैं कि काम किया। तो उससे नज़रिया ये भी लगता है कि हो सकता है सिटिंग एमपी को भी भाजपा वहाँ से टिकट दे दे। तो वो कठिनाई अगर है तो कुलदीप को होगी और दुष्यंत जी को होगी। अगर कुलदीप को होगी तो कुलदीप को संतुष्ट किया जा सकता है राजस्थान के अंदर कहीं कहीं से चुनाव लड़वा करके। अच्छा राठी साहब, सत्येंद्र सिंह पहले मजबूत उम्मीदवार हैं, वो बताए जा रहे थे कि लोगों के बीच में रहने वाले हैं, लगातार हल्के में वो घूमे, लेकिन आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, जहाँ पे भगवंत मान ने भी चुनाव प्रचार किया, खुद अरविंद केजरीवाल जो उनकी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं उन्होंने प्रचार किया। जो सत्येंद्र को जो वोटें आई हैं ये हजम नहीं हो रही कि सिर्फ इतनी ही वोटें हैं, क्योंकि पहली बार 2014 में लड़ा था जब ज़्यादा वोटें आई थी इससे कहीं, अब की बार इतनी कम आई। तो क्या आप मान के चलें कि ये वोटें भी हैं कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई की मदद के लिए है, वो की गई है, कैसे देखते हैं? 4 प्रत्याशी मुख्य रूप से आदमपुर के अंदर चुनाव मैदान में थे, जिनमें से कुलदीप बिश्नोई जी कांग्रेस छोड़ करके तुरंत भाजपा में गए, टिकट कन्फर्म हुआ। ऐसे ही भाजपा छोड़ करके सिकंदर जी आम आदमी पार्टी में ज्वाइन किया, टिकट एक तरह से पहले डिक्लेयर अपनी करवा ली। तीसरे नंबरदार करुड़ाराम जी ये भी कांग्रेस में थे, इनेलो में चले गए टिकट कन्फर्मेशन के बाद। तो ये तीनों कैंडिडेट एट ए टाइम इन्होंने दल बदला और टिकट पक्की हो गई। और सबसे इनेलो का जो सबसे अच्छा उम्मीदवार वहाँ इनेलो दे सकती थी, तो उनके लिए ऑप्शन केवल करुड़ाराम जी ही थे। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के लिए भी जो अच्छा प्रत्याशी आदमपुर के अंदर हो सकता था वो सत्येंद्र से अच्छा प्रत्याशी नहीं हो सकता था। लेकिन एक ध्रुवीकरण हुआ, हर नारा चल गया वहाँ तो कि घी डालेंगे शक्कर में, वोट डालेंगे टक्कर में, और इस नारे से जनता प्रभावित भी हुई। और इस नारे को दोनों जो दल थे बड़े, भाजपा और कांग्रेस, ये लोगों को समझाने में कामयाब भी हुई। इस कारण से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सत्येंद्र जी भी काफ़ी पिछड़ गए चुनाव में, और इनेलो के प्रत्याशी करुड़ाराम नंबरदार जी भी काफ़ी पिछड़ गए। राठी साहब, कुलदीप बिश्नोई की राजनीति को जितना आप जानते हैं, क्या मानते हैं, क्या कुलदीप बिश्नोई दूरदर्शिता को सोचते हैं? क्या कुलदीप बिश्नोई खुद को एक गैर जाट नेता के तौर पर स्थापित करना चाहेंगे? अगर वो ऐसा करना चाहेंगे तो जो मनोहर लाल खट्टर हैं शायद कहीं ना कहीं वो ऐसा है जो महसूस करने लग जाएंगे। क्या कुलदीप बिश्नोई शांत बैठ जाएंगे कि एमपी उन्हें बनना है, भव्य बिश्नोई को मंत्री बनना है, या कुलदीप बिश्नोई की जो दिली इच्छा है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना है, तो क्या कुलदीप बिश्नोई है खुद को एक गैर जाट नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश करेंगे प्रदेश में? भारतीय जनता पार्टी के पास जितने नेता देश के अंदर हैं और प्रदेश के अंदर हैं, उनमें से किसी का एक टैग किसी जाति बरादरी के नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने लगवा रखा। ऐसा ही कुछ देखने को मिला था जब राव इंद्रजीत जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। और कहीं न कहीं वो चौधरी भजनलाल के समय तो चौधरी भजनलाल का तो वोट बैंक पूरे प्रदेश के अंदर होता था, लेकिन कुलदीप बिश्नोई जी उस वोट बैंक को बचा नहीं पाए। वो ऑटोमेटिकली जो अपना वोट बैंक कुलदीप बिश्नोई जी मानते हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ऑलरेडी ज़्यादा मात्रा में जा चुका है।
इनकी तो बात ये है कि भाई अपने आप को राजनीति में पीछे कोई नहीं समझता, चाहे कुलदीप बिश्नोई जी है चाहे कोई और है। जहाँ तक मुख्यमंत्री की आप कुलदीप बिश्नोई जी के सपने की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक चीज़ है, इनका ये नहीं पता ये कब किसको मुख्यमंत्री की बना दें, किसको एमएलए की टिकट दें, किसको एमपी की टिकट दें, किसको राष्ट्रपति बनाएं, किनको उपराष्ट्रपति बनाएं। ये अचानक जो निकाल करके लाते हैं उसमें जनता जिसके ऊपर कयास लगाती है, कम से कम उस आदमी का तो सिक्का भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति विशेष का दबदबा नहीं चलता। ये दबाव में रहने जो अभी तक के फैसले आए उनके आधार पर मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि कुलदीप बिश्नोई जी शायद सीएम के पद को लेकर के तो सरेंडर कर चुके हैं बीजेपी के सामने। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा राठी साहब, अब बातें हो रही हैं, देखिए किरण चौधरी को लेकर अब चर्चाएं हैं वो शुरू हो चुकी हैं कि अगला उपचुनाव है वो तोशाम में वो हो सकता है। ये सुगबुगाहट है, ये चौपालों की चर्चा है, ये आम आदमियों में छिड़ी हुई एक चर्चा है। क्या किरण चौधरी को लेकर भी ऐसी कोई चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि इस तरह के इशारे हैं वो भाजपा की तरफ से भी वो आ रहे हैं। जैसे ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि अगर उनकी रिक्वेस्ट आती है तो हम इस बाबत है वो सोचेंगे। देखो राजनीति में सथाई कुछ नहीं होता, कुछ भी फैसला कोई भी व्यक्ति विशेष ले सकता है, आज का समय भी ऐसा है। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना विचार है कि किरण चौधरी जी को एक तो चीज़ याद रहनी चाहिए, जब 1996 में चौधरी बंसीलाल जी का और हरियाणा विकास पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का समझौता हुआ था, तो समझौते में 33 और 11 44 सीटें आई थी। 33 हरियाणा विकास पार्टी की सीट आई थी, उनमें से एक फतेहाबाद के जो उस टाइम के एमएलए थे उनका देहांत हो गया था, बाई इलेक्शन में हवीपा वहाँ से चुनाव हार गई थी, 32 रह गए थे और 11 बीजेपी के थे, 10 इंडिपेंडेंट थे। उनके सहारे चौधरी बंसीलाल जी ने सरकार चलाई। चौधरी बंसीलाल की सरकार से समर्थन वापस लेने वाला कौन था? किरण चौधरी को थोड़ा सा वो भी दिमाग में रखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने ही चौधरी बंसीलाल की सरकार से समर्थन वापस लेकर के सरकार गिराई थी, और उसमें अहम रोल किसका था, अहम योगदान समर्थन वापसी में किसका था? वो नाम जो हम सुनते हैं तो उसमें आज के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री मनोहर लाल जी का नाम सबसे ज़्यादा आता है। और दूसरी जो बात है कि किरण चौधरी जी ये भी एहसास करेंगी कि उन इंद्रजीत जी गए थे बीजेपी के अंदर, कैबिनेट के अंदर मंत्री हैं, लगातार 2 बार अच्छी वोटों से चुनाव जीता और 12, 14, 16 सीटों के ऊपर उनका अपना विशेष प्रभाव है। लेकिन किरण चौधरी जी अगर वहाँ जाएंगी भारतीय जनता पार्टी के लिए तो अच्छी बात होगी, क्योंकि एक जमा वोट बैंक चौधरी बंसीलाल के नाम पर जो प्रदेश के अंदर है वो उनको मिलेगा। 4 लाल जो मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के हुए हैं, ये भी भाजपा सही कह रही है, इस बात को मैं मानता हूँ कि चौधरी भजनलाल का फोटो, मनोहर लाल जी का फोटो और चौधरी देवीलाल जी का फोटो उस बैनर पे लगता है। अगर किरण चौधरी वहाँ जाती हैं तो सीधी सी बात है वो किरण से ज़्यादा मैं तो चौधरी बंसीलाल के फोटो को देंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं कि किरण चौधरी उस तरफ जाएंगी। वो पिछला इतिहास देखेंगी, उनकी कांग्रेस में जो पैठ है और वो आज से नहीं, एक तरह से जन्म से उनकी कल्चर जो है वो कांग्रेसी है। शुरुआत चौधरी बंसीलाल ने बीच में विकास पार्टी बनानी पड़ गई थी, वो एक अलग मैटर था कि उनको इतना दरकिनार कर दिया गया था कि उनकी मजबूरी हो गई थी। और उसके बाद जब उनकी सरकार टूटी तो भी चौधरी बंसीलाल की सरकार जो महीना 2 महीने और चली थी तो कांग्रेस ने ही समर्थन दिया था, और वो कांग्रेस का समर्थन जुटाने वाले भी मैडम किरण चौधरी थी। इनके दम पर ही वो 2-4 महीने के लिए सरकार दोबारा बना पाए थे। और चौधरी बंसीलाल ने तो गठबंधन धर्म निभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जब 2 राज्यसभा की सीटें हरियाणा प्रदेश के अंदर खाली हुई थी तो बंसीलाल जी ने अपने कोटे से तो भेजा था सुषमा स्वराज के घर वाले स्वराज कौशल को राज्यसभा के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोटे से चौधरी देवीलाल जी को लोकसभा के अंदर भेजा था, राज्यसभा के अंदर भेजा था। तो उन्होंने तो इतना प्रयास किया था कि अपने कोटे से मैं बीजेपी के कैंडिडेट को भेज देता हूं, और बीजेपी ने आगामी पींगे बढ़ाई थी और चौधरी देवीलाल जी को सम्मान देते हुए उन्होंने उनको राज्यसभा में निर्विरोध चुनवा करके दोनों कैंडिडेटों प्रत्याशियों को भेजा था। तो जहां तक किरण चौधरी का सवाल है, मुझे लगता नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगी। अगर होंगी तो उसका सीधा फायदा कोई ये कहे कि फलां नेता के जाने से पार्टी को फर्क नहीं पड़ता, फलां के जाने से फर्क नहीं पड़ता। एक साधारण पदाधिकारी किसी पार्टी का पद छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाता है तो वही दावे करता है कि मैं सत्ता में इसको नहीं आने दूंगा या इसको लेकर के आऊँगा। तो किरण चौधरी का वोट बैंक चौधरी बंसीलाल के नाम से भी उसके साथ है और प्रॉपर भिवानी के अंदर भी उनके साथ ज़्यादा है। वो सहानुभूति लेकर के जरूर जाएंगी, उसका फ़ायदा सीधी सी बात है जिस पार्टी में जाएंगे उस पार्टी को मिलेगा। गुटबा जी, चुनाव परिणाम आने के बाद भी है वो थम नहीं रही है। कुमारी शैलजा हैं, वो भी अब उन्होंने बयान दिया है कि सबको साथ लेकर है नहीं चले।
तो राठी साहब, आप क्या सोचते हैं कि कितना नुकसान है कांग्रेस अपनी गुटबाजी से लगातार खा रही है? गुटबाजी कह लीजिए, चाहे जब एक आमने सामने का कोई मतलब चुनाव ही लगा लीजिए और कुछ है, तो कांग्रेस वाले ही नेता ऐसा बयान देते हैं कि भाजपा को मौका मिल जाता है। गुटबाजी किस पार्टी में नहीं है? आप अभी आदमपुर का लेटेस्ट चुनाव देखो, भारतीय जनता पार्टी के सेंटर के अंदर 2 मिनिस्टर हैं। 2 में से एक तो कृष्णपाल गुज्जर जी हैं, एक आपके राव इंद्रजीत जी हैं। इन्होंने कितना कैंपेन किया। दूसरी तरफ आप कांग्रेस की तरफ देखोगे, शैलजा जी नहीं थी, किरण नहीं थी और रणदीप सुरजेवाला जी नहीं थे। तीसरी आप जहाँ जेजेपी जो गठबंधन में बैठी है, उसने भी अंतिम समय पर आकर के, जब 2-3 दिन बच गए थे चुनाव प्रचार खत्म होने में, तब जाकर के शायद बाल समंदर के अंदर एक रैली की थी। इसके अंदर भी विरोधाभास था। और जेजेपी के जो 10 एमएलए हैं, उनमें से कितने एमएलए वहाँ पे हाजिर थे चुनाव प्रचार के लिए? जो आदमी गया था उसके ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, जो जेजेपी की तरफ से प्रचार के लिए गाड़ियों का काफिला लेकर के निकले थे। तो पार्टियों में तो हर पार्टी में स्थिति है, लेकिन भाजपा को अच्छे परिणाम मिलते हैं, कांग्रेस कहाँ पीछे रहती है? देखो ये परिणाम पीछे का, आप 2 उपचुनाव और भी देखो ना इसके साथ। जैसे इलाहाबाद के अंदर पूरी भारतीय जनता पार्टी ने जोर लगाया, क्या उस प्रकार का जोर पूरी पार्टी सतर पर इस चुनाव में था? कि वो आश्वस्त थे कि भजनलाल जी का, कुलदीप बिश्नोई जी का अपना इलाका है, अपना उनका स्थायी एक वोट बैंक है, वो उनके पक्ष में जाएगा, पार्टी का सत्ता में होना उनके फायदे में जाएगा। मुख्यमंत्री जी चले गए, मंत्री चले गए कैबिनेट के, उनके बलबूते पर वो अपनी जीत के प्रति सुनिश्चित थे कि जीत हमारी होगी, वो हो गई। अगर पार्टी भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा उत्साहित होने की जहाँ तक बात है, तो इलाहाबाद में क्यों हारे, आप ये बड़ौदा में क्यों हारे? तो ये तो पार्टियों का, जहाँ जो सीट निकलती है तो क्रेडिट में सभी लेते हैं, जहाँ पार्टी हार जाती है उसका कोई नैतिक रूप से कोई जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं होता। अच्छा राठी साहब, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि भाजपा इस बात को जानती है कि आम लोगों में उसके बाबत एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, वो तैयार हो चुका है। अब भाजपा क्या केवल इसी तरह की राजनीति के ऊपर अपनी नैया पार लगाना चाहती है 2024 में, कि उस पार्टी से उस नेता को ले लीजिए, उस पार्टी से उस नेता को ले लीजिए? शायद कहीं ना कहीं इस राजनीति का भी कहीं ना कहीं एक अंत है, वो जरूर होता होगा। भाजपा, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं कि इसी तरह की राजनीति आगे भी वो करना चाहेगी? हरियाणा प्रदेश के अंदर और देश के अंदर तो शुरुआत ही भाजपा ने इस तरह से की थी। जब नरेंद्र मोदी जी इस देश के अंदर प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट भाजपा ने घोषित किए, ये सिलसिला तभी शुरू हो गया था। उसके बाद प्रदेश स्तर की राजनीति पे आप देखोगे, जब दोबारा चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट की आप लिस्ट निकलवा करके देखिए, और हरियाणा प्रदेश के जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता थे, जो आज MP भी बने बैठे हैं, उनकी भी सूची आप निकाल करके देखिए। ज़्यादातर प्रत्याशी जो आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर MLA या MP बने हुए हैं, वो दूसरी पार्टियों से आकर के ही बने हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि जब ये दूसरी पार्टी के लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे, अब आप बार बार हम किरण चौधरी की बात कर रहे हैं, किरण चौधरी अगर यहाँ आ गई तो सबसे बड़ा खतरा भिवानी में जो किरण चौधरी का अपोनेंट है वो धर्मवीर सिंह जी हैं, जो लगातार 2 बार मेंबर पार्लियामेंट हैं, पहले 3 अलग अलग हलकों से MLA भी बने हैं, बारडा से भी बने हैं, आपके सोहना से भी बने हैं और आपके तोसाम से भी बने हैं, और 1987 से वो तोसाम से चुनाव लड़ते आ रही हैं। तो अगर किरण चौधरी जी भाजपा में जाएंगी तो इसका मतलब धर्मवीर जी को भाजपा में खतरा है। तो जितने कुछ न कुछ उनके पैरेलल जो वोट बैंक है, धर्मवीर जी कहीं न कहीं दूसरा दल तलाशेंगे। तो इस प्रकार का खेल हर राजनीतिक पार्टी करती है। किसी मजबूत आदमी को दूसरी पार्टी लेती है तो दूसरी पार्टी में दूसरा आदमी चला जाता है। आदमपुर के अंदर सत्येंद्र जी क्यों आए आम आदमी पार्टी में बीजेपी को छोड़ करके? क्योंकि कुलदीप बिश्नोई के विरोध की राजनीति वो करते हैं। उन्होंने जब कांग्रेस से चुनाव लड़ा था तो कुलदीप बिश्नोई जी की हजका थी। जब कुलदीप बिश्नोई जी कांग्रेस में आ गए तो वो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में गए। ये बीजेपी में आ गए तो उनके लिए राजनीति का रास्ता नहीं बचा, तो उन्होंने अपनी बीजेपी छोड़ करके आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। तो ये खेल तो हर एक 90 के 90 हलकों में चलता है। कांग्रेस कहाँ पे गलती कर रही है? क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस की राजनीति कहीं ना कहीं ड्राइंग रूम की राजनीति है, आज चलती है? कांग्रेस आखिरकार गलती कहाँ पे कर रही है? इतना एंटी इनकम्बेंसी माहौल है होने के बावजूद है, कांग्रेस कहाँ पे मात आखिरकार खा रही है हरियाणा प्रदेश की राजनीति की अगर बात करें तो? एकजुटता की कमी। जो पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर जो कांग्रेस कमज़ोर हुई है, जो वहाँ के नेताओं का आका जो बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, या अपने अभी जो नए अध्यक्ष बने हैं, उनका कहीं न कहीं प्रभाव
कम है, दबदबा अब लोग कम मानते हैं कि पार्टी में जान नहीं है। अगर ऊपर पार्टी कहीं राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की सीटें अगर 150-200 सीट जिस दिन पार्लियामेंट में आ जाएंगी, उसी दिन जो नेता इधर उधर भाग रहे हैं सारे कांग्रेस की जय बोलने लग जाएंगे। मेन मुख्य जो है कांग्रेस की एकजुटता की कमी है, संगठन की कमी है। पिछले काफ़ी समय से हरियाणा प्रदेश के अंदर संगठन नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर उनका अध्यक्ष का चुनाव अब कई साल के बाद हुआ है। अच्छा हुआ, एक प्रजातांत्रिक प्रणाली का उन्होंने वो दिखाया कि वह जिसका मन है वो चुनाव लड़े, और उसमें जो वो अध्यक्ष हैं उनके नए मिल गए हैं। अब हरियाणा प्रभारी की बात ले लो, आज के अखबारों की सुर्खियां पढ़ो आप कि अब हमारे जो प्रभारी थे विवेक बंसल जी कि वो प्रभारी हैं ही नहीं, तो हरियाणा के अब एक नया प्रभारी चाहिए। प्रभारी नहीं है, पर एक केवल प्रदेश अध्यक्ष है। जिला स्तर पर कोई कमेटी नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, ब्लॉक प्रेसिडेंट हो। पार्टी की देखो 8-10 विंग होती हैं, जिसमें किसान सेल है, मजदूर सेल है, स्टूडेंट सेल है, पार्टी की महिला विंग है। तो इस प्रकार के पद जब बांटते हैं और कोई बाहर से आदमी प्रभारी के तौर पर आए या वैसे कोई वर्कर मीटिंग लेने के लिए आए, तो अगर 10 सेल के पदाधिकारी अपने साथ 10-10 आदमी को भी लेकर के आएंगे तो आपको 100 आदमी तो निश्चित तौर पर वहाँ पे मिलेंगे। अब कोई भी लीडर आता है तो किसको फ़ोन करके बताए कि मैं आ रहा हूँ, और वो किसको फ़ोन करे? नैतिक जिम्मेवारी कोई मान करके नहीं चल रहा। राठी साहब, चौधरी उदयबान हैं, किस तरह के प्रदेश अध्यक्ष है आप आंकते हैं उन्हें? क्योंकि अभी तक जो देखा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बगल में हैं, वो मिलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कर जाते हैं। कैसे प्रदेश अध्यक्ष आप आंकते हैं? क्योंकि जब से बने हैं झज्जर का भी कोई दौरा नहीं किया, बतौर प्रदेश अध्यक्ष है, कैसे आखिरकार उनको देखा जाए? देखो, हरियाणा की राजनीति में और खासकर कांग्रेस के अंदर प्रदेश अध्यक्ष का जब पार्टी सत्ता में आती है ना, तो थोड़ी सी भूमिका लोग मानते हैं। जैसे 91 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, उधर से राजीव जी का देहांत हो गया, तो वीरेंद्र सिंह डूमरखा जी प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे कारण सत्ता में आई। उसके बाद जब ये जाकर के 2004-05 में कांग्रेस सत्ता में आई, तो भजन लाल जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि मेरे दम पे 67 सीटें आई। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष मौलाना जी भूपेंद्र हुड्डा जी ने बनवा लिए, तो 40 सीटें उस टाइम पे आई। हालांकि कम सीटें आई, लेकिन सरकारों उन्होंने बनाई। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस प्रदेश के अंदर उभर करके आई। बीच में अशोक तंवर जी रहे, तो उनका कार्यकाल कैसा रहा, शैलजा जी रही, उनका कैसा रहा। यहाँ पे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद इनको काफ़ी कम समय हुआ है, एक चुनाव हुआ है। ये तो जग जाहिर है कि इस चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी की हार हुई है, लेकिन क्लोज मार्जिन से हुई है। वहाँ कांग्रेस भी प्रदेश के अंदर ये बता दिया कि हम जिंदा है, और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीत करके ये दिखा दिया कि हमारी लोकप्रियता। क्योंकि कोई भी पार्टी है चुनाव जब जीत जाती है तो वो अपनी तरफ लुभाने का उसके पास बहुत से नारे आ जाते हैं और प्रयास भी करती है, और स्टेट के अंदर एक लहर भी जाती है कि वहाँ फलां पार्टी वहाँ भी जीत गई, फलां पार्टी वहाँ भी जीत गई। अब आम आदमी जैसे सोच रहा था, इनेलो सोच रही थी अगर इनकी 10-12 हज़ार वोटें आ जाती तो पार्टी उठ जाती, लेकिन वहाँ ये कमज़ोर रह गई। तो ये उदयबान जी का हम ये विश्लेषण पूर्ण रूप से ना तो इनको नकार सकते हैं, ना इनको अच्छा कार्यकाल कह सकते हैं कि वह बहुत अच्छा रहा, क्योंकि अभी एक चुनाव इनके मौजूदगी में हुआ है। और अध्यक्ष बनने के बाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की भी लिस्ट अभी तक जारी नहीं हो पाई है। जब पूरा संगठन ये बना देंगे, उसके बाद ये क्या क्या आंदोलन छेड़ेंगे, क्या मूवमेंट छेड़ेंगे, क्या किसानों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, क्या मजदूरों के लिए लड़ेंगे, क्या छात्र नौजवान बेरोजगार के लिए लड़ाई लड़ेंगे, तब मुद्दों का पता चलेगा कि प्रदेश अध्यक्ष के अंदर पब्लिक के जनता के मुद्दों पर लड़ने के लिए कितना मादा है। तो उस निष्कर्ष तक हम जब पहुंच सकते हैं। राठी साहब, आपको पता होगा जब पिछले विधानसभा चुनाव हुए उसके जस्ट बाद है दीपेंद्र सिंह हुड्डा, बल्कि आज तक कह देते हैं अपने बयानों में कि केवल 4800 वोटों से हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वो प्रदेश में बनने से है वो रह गए। तो ऐसे में क्या मतलब कुलदीप बिश्नोई जाएंगे, क्या वो 4800 वोटों के नहीं थे? बाकी कई चीज़ें हैं, क्या वो 4800 वोटों के नहीं हैं? तो क्या आपको लगता नहीं है कि, क्योंकि देखिए आपको वो चीज़ें भी सोशल मीडिया पे वायरल हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद हिमाचल एक नेता को फ़ोन किया जिन्होंने निर्दलीय फॉर्म है वो भर दिया था। नरेंद्र मोदी ने खुद उनसे बात की कि आप चुनाव मत लड़िए, मेरा आप पे हक बनता है। जब एक देश का प्रधानमंत्री है किसी एक विधानसभा से लड़ने वाले आदमी को फ़ोन कर सकता है, तो कुलदीप बिश्नोई तो बार बार ये बात कहते रहे थे कि मेरी राहुल गांधी से बात करवा दीजिए। तो ये फ़र्क तो शायद समझ में आता है कि भाजपा के प्रधानमंत्री तक हैं, भारत चुनाव को सीरियस लेते हैं, शायद कांग्रेस वैसे नहीं ले रही। अब आप मुख्य रूप से देखोगे तो जो बात आपने जो प्रश्न किया है कि भाई
आपका मुख्य प्रश्न क्या था इसमें से? इसमें राठी साहब मेरा कहने का प्रश्न ये है कि कांग्रेस के जो आला लीडर हैं शायद वो चुनाव को इतना सीरियस नहीं ले रहे जितने भाजपा के प्रधानमंत्री होते हुए सीरियस। अब आप यही देखिए, जो आदमी लंबे समय से भाजपा का कार्यकर्ता रहा, एमएलए भी रहा, उसकी टिकट कट गई, उन्होंने इंडिपेंडेंट फॉर्म भर दिया और पार्टी के नहीं बल्कि आज तो देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति उनसे फ़ोन करके कह रहे हैं कि मेरा आपके ऊपर हक बनता है, तो उसकी कहीं न कहीं अटैचमेंट उन आदमी से है और वो आदमी खुशी भी मानता है कि भाई पार्टी के बड़े नेता ने मेरे को आह्वान किया कि आप पर्चा ना भरें। हालांकि उन्होंने पर्चा भर दिया और वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो एक अलग बात है। और कुलदीप जी कहते रहे कि मैं पार्टी हाईकमान से मिलना चाहता हूं, उनको मिलने का समय नहीं मिला। यही स्थिति पीछे जो है मध्य प्रदेश के अंदर थी, इसी प्रकार की स्थिति राजस्थान के अंदर भी आई थी। तो यही पार्टी के अंदर थोड़ा सा जो बैकफुट पे पार्टी जा रही है कि बड़े नेता पार्टी के जो कार्यकर्ताओं को भी समय देना चाहिए और जो ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता, स्थानीय नेता है, उससे जब हाईकमान बात करता है तो कम से कम वो संतुष्ट होता अपने हाईकमान के प्रति। पीछे जो आपके फरीदाबाद साइड से कांग्रेस के एमएलए हैं जिन्होंने विधानसभा में कपड़ा न पहन करके जाने का एक प्रतिज्ञा की थी, उन्होंने भी ये बात रखी थी कि पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है कि कभी हमें वो बुलाए दिल्ली पार्टी कार्यालय के अंदर, हम 30-31 जो एमएलए हमारे साथ ग्रुप फोटो खिंचवाए, हम भी अपने बच्चों से कहे हमारा ये पार्टी का अध्यक्ष था, ये यूथ का अध्यक्ष था, ये हमारा महासचिव था, ये खजांची था, कि हम इतने एमएलए इकट्ठे बन करके गए हैं। इस प्रकार का एक ग्रुप सेशन का फोटो हो, ग्रुप फोटो हो, तो वो चीज़ें कांग्रेस कहीं ना कहीं चूक कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी छोटे से छोटे पदाधिकारी को और कार्यकर्ता को इस प्रकार से जोड़ने का प्रयास करती है, अपनी अटैचमेंट उसके प्रति दिखाती है, तो उसका कार्यकर्ता उसके पास चिपका बैठा है। कांग्रेस के आप पुराने जो आदमी हैं वो अपने घर बैठे रहते हैं। जब आप झज्जर से आप अंदाज़ा लगा लो, कभी दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ आए, कितने आदमियों के पास टेलीफोन आता है, 8-10 आदमी हैं, हमेशा वही मिलेंगे वहाँ आपको आगे। और जो नॉर्मल कार्यकर्ता उसको जाने के बाद पता चलता है दीपेंद्र जी आए, आगे चले गए। क्या उनको ये सूचना पहले नहीं देनी चाहिए? कोई भी पार्टी का संगठन जो है वो मेन होता है और संगठन जिस पार्टी का नहीं होगा और संगठन का ध्यान कौन रखेगा, जिसकी कमांड प्रदेश अध्यक्ष के रूप में है या जो लीडर है पार्टी का, वो स्पेशल ये हिदायत दे कि हमारे प्रति जो हमारा पन्ना प्रमुख की कमेटी बनाई थी इन्होंने, भाजपा ने, कांग्रेस पार्टी के भी और पार्टियों के भी एजेंट बनते हैं बूथों के ऊपर। जो आदमी पार्टी का एजेंट बन गया वो सबसे डिवोटेड पर्सन मैं उसको मानता हूँ, चाहे वो गांव में बना चाहे वो शहर में बना। तो पार्टी का सुबह से लेकर के 7 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक 11 घंटे जो पूरी ड्यूटी देता है, खाना नहीं खाता, चाय नहीं पीता, सारा दिन बूथ पे बैठा रहा है, फर्श ठंड है तो वो भी फर्श पे बैठा रहेगा, लाइट नहीं है, पंखा नहीं है और कमरे के अंदर तो भी बैठा रहेगा। कि ऐसे लोगों के कोई भी पार्टी चाहे हो, ऐसे बूथ स्तर के कार्यकर्ता की जो पार्टी नहीं सुनेगी, मान सम्मान नहीं देगी, तो आगे वो पार्टी से छिटक जाएगा। हर पार्टी को इस नियम को फॉलो करना चाहिए, अपने पार्टी के वर्करों को जो मान सम्मान देगा वही पार्टी आगे बढ़ेगी। दुष्यंत ने इस चुनाव से है क्या तलाशा? क्या आप ये भी मानते हैं कि भाजपा को कहीं ना कहीं इस चीज़ का वो था, अगर दुष्यंत जाते हैं तो दुष्यंत के एक बतौर कुलदीप बिश्नोई है वो दुष्यंत की जगह को है वो भर सकते हैं? क्या इस तरीके से भी कुलदीप बिश्नोई का इस्तेमाल है भाजपा करना चाहेगी? देखो, जब भारतीय जनता पार्टी में तो शामिल हो गए, भारतीय जनता पार्टी जो उनकी ड्यूटी लगाएगी वो उनको करनी पड़ेगी। जहाँ तक दुष्यंत का बात है, वो अपनी पार्टी बना करके स्वतंत्र हैं, वो समझौते में बैठे हैं। समझौते के हिसाब से जो कोलिब्रेशन की सरकार थी उसमें वो चुनाव प्रचार के लिए गए और भी काफ़ी समय के बाद गए। लेकिन कुलदीप जी तो जो पार्टी का हिस्सा बन गया ना, उसको तो उससे पहले पहुंचना पड़ेगा। अलाई का तो क्या पता वो माने ना माने, हो सकता है आज गठबंधन है कल गठबंधन ना हो, ये चीज़ भी हो सकती है। तो दुष्यंत की राजनीति एक अलग प्रकार की है और कुलदीप की राजनीति भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के हर एक आदेश को मानने की जिम्मेवारी जो हो कुलदीप की है, वो दुष्यंत चौटाला जी की नहीं है। अच्छा राठी साहब, जितने भी उपचुनाव हरियाणा प्रदेश में हो रहे हैं, जेजेपी चुनाव में क्यों नहीं जा रही है? जेजेपी कभी नहीं गई अभी तक चुनाव में, इसको कैसे देखते हैं? देखो, ना जाने का कारण प्रमुख रूप से जो है, अभी जो 3 उपचुनाव हरियाणा प्रदेश के अंदर हुए, एक चुनाव हुआ बड़ौदा का, बड़ौदा से सीटिंग जो एमएलए थे वो कांग्रेस के थे और जो सेकंड नंबर पे जो रहे थे योगेश्वर दत्त जी, पूर्व ओलंपियन, काफ़ी टफ फाइट में वो चुनाव हारे थे। जेजेपी के प्रत्याशी जो उस समय थे भूपेंद्र मलिक जी, तो समझौते में ये थे, उनकी वोट भी सम्मानजनक थी। लेकिन सुनने में यह आया था कि भाजपा चाह रही थी कि हम भूपेंद्र मलिक को बड़ौदा से लड़वा दें। तो सुनने में ये भी आ रहा है कि कुछ जेजेपी के नेताओं ने मना किया, नहीं आप अपना प्रत्याशी उठा लो।
और हमारे प्रत्याशी को आप अपने सिंबल पे मत लड़वाओ। तो वो कारण तो बड़ौदा का लोग बता रहे हैं, जैसे मीडिया से हमने सुनने को मिला है। और ऐलनाबाद का भी जो चुनाव है, ऐलनाबाद के चुनाव में अभय सिंह जी वहाँ पहले नंबर पे आए थे, बीजेपी से कमल बेनीवाल जी आए थे, और तीसरे नंबर पर भरत सिंह बेनीवाल जी आए थे। और कमल बेनीवाल जी और ये चाचा भतीजा ही हैं, एक ही गांव से हैं। और जब शैलजा जी प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश की बनी और ऐलनाबाद से अभय सिंह जी ने इस्तीफा दिया, तो शैलजा जी ने प्रयास करके उनको अपनी तरफ शामिल करवा लिया था कि आप सेकंड नंबर पे रहे थे, आपको कांग्रेस की टिकट में दिलवाऊंगी। तो वहाँ भी पार्टी की कहीं न कहीं गुटबाजी थी। वो शैलजा गुट का कैंडिडेट उनको माना गया था, लेकिन वो चले गए नंबर 3 पर। वहाँ गोविंद कांडा जी आ गए, काफ़ी टफ चुनाव हुआ। अभय सिंह जी नंबर 1 पर रहे, विनर रहे, और गोविंद कांडा जी नंबर 2 पे रहे, और काफ़ी वोटों से, पहले से भी ज़्यादा वोटों से उनकी कम आई। और ये जो चुनाव था, यहाँ भी जजपा की करीब 15,000 वोटें पिछले चुनाव में आई थी, और कुलदीप बिश्नोई जी यहाँ जीते थे। नंबर 2 पे भाजपा की जो प्रत्याशी थी सोनाली फोगाट जी, वो रही थी। तो जब सत्ता में जो पार्टी बैठी है, और एक बड़ा जो अपनी पार्टी का संचालन जिन्होंने कर लिया, भजनलाल परिवार से कोई आदमी अगर भाजपा को ज्वाइन करता है, तो वहाँ सीधी सी बात है कि वहाँ दूसरी पार्टी का जो प्रभुत्व है वो थोड़ा सा कम लोगों ने माना होगा। और जजपा ने भी ये देखा होगा कि आपकी केवल 15,000 वोटें ही आई थी, और कुलदीप बिश्नोई जी एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा नाम, भजनलाल परिवार जी का बड़ा नाम, भजनलाल जी का खुद बड़ा नाम, इसलिए उन्होंने शायद टिकट का अपना दावा नहीं किया होगा। इतनी सारी बेमेल विचारधाराओं के नेताओं को लेकर भी भाजपा आखिरकार किस तरीके से राजनीति कर लेती है, जबकि कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए भी अपने नेताओं को शायद नहीं रोक पा रही। कारण यही बताते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा को फ्री हैंड दे दिया गया, इसलिए नहीं मान रहे हैं। तो क्या भाजपा इसलिए रोक लेती है? क्या सिर्फ सत्ता के कारण ही ऐसा हो रहा है? क्या कारण आप मानते हैं? बेमेल चीज़ों का हो जाना, कि जो चीज़ आदमी सोच नहीं सकता है ऐसा हो सकता है, उसी का नाम राजनीति है। चौधरी बंसीलाल जी एक बात कहा करते, चौधरी देवीलाल जी के बारे में। चौधरी बंसीलाल जी रेलवे मिनिस्टर रहे हैं देश के, तो वो कहते थे कि हर रेलवे स्टेशन के ऊपर एक इंजन होता है, और वो इधर उधर जो डिब्बे खड़े होते हैं ना, उन डिब्बों को इकट्ठा करता है, उसको बोलते हैं सेंटिंग इंजन। और सेंटिंग इंजन जब उन डिब्बों को इकट्ठा कर देता है, तो कोई मेन इंजन आता है, उसके साथ वो डिब्बे बांध दिए जाते हैं, और वो सीटी मार के सभी डिब्बों को ले जाता है। कि भाई देवीलाल जी तो विपक्ष को इकट्ठा तो कर देते हैं, लेकिन उन डिब्बों को जो है ना, ये सेंटिंग इंजन की जगह रह जाते हैं, और मेन इंजन उनको दौड़ा ले जाता है। तो उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने आज चल रही है मेन इंजन के रूप में, देश में भी और प्रदेश में भी। जो इधर उधर के सौपन लेने वाले लोग थे, अब सीएम के दावेदार इंद्रजीत कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए, सीएम के दावेदार वीरेंद्र सिंह डूमबरखा कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गए, सीएम के दावेदार आपके ये कुलदीप बिश्नोई जी कहते थे अपने आप को, ये भाजपा में गए। अब आप ही बता रहे हो कि चर्चा सोशल मीडिया पे ज़्यादा किरण चौधरी की है, वो भी सीएम पद की दावेदार हैं। तो इतने दावेदार जहाँ एक हो जाएंगे, तो पार्टी ने महत्व दे दिया भूपेंद्र हुड्डा जी को यहाँ, तो ये सारे इसलिए भाग रहे हैं इधर से उधर। और सीएम की कुर्सी इनमें से किसी को भाजपा में भी नहीं मिलने वाली है, कि उनका तो तरीका ही अलग है। जो ग्रास रूट से जुड़ा हुआ उनका नेता है, जो भाजपा से जुड़ा हुआ है, वह जो महत्वपूर्ण पद हैं वो उन आदमियों को देते हैं। बात करने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र राठी थे, और देखिए तमाम पहलुओं पर बड़ी बारीकी से चर्चा की है, और वाकई में वो चीज़, एक निष्कर्ष है वो निकल के आया है। देखिए चुनाव का परिणाम, हार जीत एक अलग बात है। तमाम पार्टी अपने अपने हिसाब से हैं, वो मीडिया के सामने बयान दे रही है कि इस जीत के ये मायने हैं, कांग्रेस की 52,000 वोटों के ये मायने हैं। भाजपा अलग से अपनी जीत को लेकर बता रही है, कांग्रेस है वो अपनी बातें रख रही है। लेकिन असली निष्कर्ष वीरेंद्र राठी साहब ने वो बताया, वही है। तमाम बातें बताई कि क्या प्रभाव है 2024 के चुनाव में पड़ेगा, कुलदीप बिश्नोई के भाजपा में जाने से है, क्या प्रभाव पड़ेगा। तमाम बातों पर बेहद बारीकी से चर्चा हुई है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो हरियाणा प्रदेश के हमारे दर्शक हैं या हरियाणा प्रदेश के अन्य लोग हैं, उनको भी इस बात का जवाब है वो मिल गया होगा कि आदमपुर उपचुनाव का क्या परिणाम है वो रहेगा, क्या परिणाम पड़ेगा 2024 में, और फिलहाल की राजनीतिक परिदृश्य है वो आखिरकार कैसे चल रहा है। शुक्रिया।